दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं आपको कई आंकड़े दिखाने जा रहा हूं। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, ऐसे ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है सियासत आंकड़ों का खेल होती है और इसी आंकड़े ने बीजेपी को बिहार में फंसा दिया है। इसीलिए नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जाल बुना जा रहा है। वो खबर तो मैं आपको दिखाऊंगा कि नीतीश कुमार का फुल एंड फाइनल जो मैसेज सामने आया है उसने कैसे बीजेपी को बेचैन किया। लेकिन बेचैन सिर्फ बीजेपी नहीं, आप भी होने जा रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक ऐसा आंकड़ा आपके सामने रखूंगा जिसे देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी कि 10 बरस में ये कैसे दावा करती रही पार्टी की ये देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। खजाना देखिएगा इसका, लेकिन आपके खजाने का क्या, आपकी मेहनत की कमाई का क्या वाकई जो डंका पीटा जाता है हर बरस 15 अगस्त और 26 जनवरी को या फिर राष्ट्रपति के उद्बोधन के दौरान कि भाई हमारे देश का जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही, क्या ऐसा है क्या? क्योंकि एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट निकल कर आई है। लेकिन बात जो आंकड़े की मैंने की है कि आंकड़े में दिखाऊंगा कि मोदी सरकार की जय जय करने के लिए, मोदी की जय जय करने के लिए एक कैसे वरिष्ठ पत्रकार ने सबके सामने झूठ परोस दिया और जब से वो झूठ का खुलासा हुआ है तब से मुंह नहीं दिखा पा रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं शुरुआत बिहार से ही करूंगा। बिहार में एक बयान आया है, पहले पढ़िए आज तक की खबर। राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक हैं नीतीश कुमार के साथ, उन्होंने कहा है कि भविष्य में किसी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया। लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा राजनीति परिस्थितियों का खेल है, हो सकता है बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। आरजेडी विधायक का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। उधर बीजेपी बेचैन चल रही है। मैंने आपको लगातार दिखाई रहा हूं कि राज्यपाल बदल देना, फिर एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार का न पहुंचना, फिर अचानक से बीजेपी के एक बड़े नेता और खुद नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम यानी कि विजय सिन्हा का कहना कि बिहार में सरकार बीजेपी की होनी चाहिए। तमाम चीजें बता रही हैं कि अगले 48 घंटे बीजेपी के लिए खास तौर पर बिहार में भारी पड़ने जा रहे हैं। और अब आता हूं दूसरे आंकड़े की तरफ। इस आंकड़े पर जरा गौर फरमाइएगा। टीओआई यानी टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, फंड्स टू पार्टीज, कितना फंड दिया गया। और फंड जरा देखिएगा, मैं पहले बता देता हूं ये सारे के सारे करोड़ों में है और 1-2 करोड़ नहीं है। देखिए 2023 से 2024 के बीच सिर्फ 1 साल का डेटा है, ये 10 साल का नहीं है। अभी 1 साल का देखिए और 10 साल का आकलन कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को 2244 करोड़ रुपए मिले। कितने? 2244 करोड़। और कैसे मिले वो हर कोई जानता है। चंदा वाला खेल इस बार खुल गया था। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छापेमारी और फिर वही कंपनियां शरणागत झोली भर भर के पैसा दिया। ऐसी ऐसी कंपनियां जिनका खुद का अपना वैल्यूएशन इतना नहीं है, उससे ज्यादा पैसा वो ला कर बीजेपी के कदमों में रख रही थी। ये सब खेल खुला है। शराब माफिया, मीट कारोबारी, बीफ बेचने वाली कंपनियां, सबसे लिया सट्टा कारोबारी, सबसे पैसा लीला है बीजेपी ने। दूसरे नंबर पर बीआरएस है। 580 करोड़ का जिक्र किया जाता है कि इन्हें 580 करोड़ मिले। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र बीआरएस के साथ है और वाईएसआरसीपी के साथ भी इलेक्टोरल बॉन्ड का है, जबकि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चंदे से अलग मिला और यह अलग से 2244 करोड़ रुपए मिला। बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति जो पहले टीआरएस हुआ करती थी वो है 580 करोड़ इनको। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है 289 यानी 289 करोड़ रुपए से चंदे के तौर पर मिला। अब वाईएसआरसीपी इसको 184 करोड़, टीडीपी को 100 करोड़, डीएमके को 60 करोड़ और आम आदमी पार्टी को मात्र 11 करोड़ रुपया मिला है चंदे में, मतलब जो कंट्रीब्यूशन होता है उस आधार पर। अब आप समझिए इस देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का गर्व और कैसे हर एक जगह जहां पर इनको सीटें भी बहुमत के तौर पर नहीं मिलती, कैसे ही इनकी सरकारें बन जाती हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए न्यूज 24 ने भी इस खबर को छापा, लिखा 2023-2024 में कांग्रेस से ज्यादा चंदा बीआरएस पार्टी को मिला। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड भी शामिल है। चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को 580 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को 289 करोड़ का चंदा मिला। 2023-2024 में सबसे ज्यादा चंदा 2244 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला है। और यूं ही भारतीय जनता पार्टी अब उद्योगपतियों की पार्टी नहीं कही जाती। कितना चंदा आपके लिए खर्च किया गया वो बताइए। वो बात अलग है कि विदेशी यात्राओं पर साहब जा रहे हैं, उस पर खर्च अलग से हो रहा है और जीएसटी का बोझ हम सब पर डाला जा रहा है। और हालत क्या है जरा अब अपने हालात भी देख लीजिए। पहले 2-3 चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। एक खबर क्या आई, पहले पढ़िए। ए मिडिल क्लास मेल्टडाउन यानी पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर।
इसमें ये पूरा दिखाया है। पहले देखिए सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट है। व्हाट डज द वाहन डेटा से, क्या कहता है? 2023 में तकरीबन जो टोटल वाहन खरीदे गए वो थे 16.36 लाख, जो घटकर 13.87 लाख रह गए। क्योंकि अच्छी बात है, अच्छी नहीं है। दरअसल ये मध्यम वर्गीय परिवार जो पहले खरीदने की ताकत रखता था उस पर पैसे नहीं बचे। टैक्स में, जीएसटी में तो आपने देख लिया ना, कफन पर टैक्स, सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरेंगे उस पर टैक्स, और तो और आपका घाटा होगा उसमें टैक्स, घाटे पर जो गाड़ी बेचेंगे घाटे में उस पर भी टैक्स। यानी टैक्स वाली ताई ने ऐसा कांड कर दिया कि अब देखिए हर जगह टू व्हीलर कितने कम बिकने लगे। हर जगह का देखिए डेटा कैसे है, सारी की सारी चीजें बर्बाद होती चली गई हैं। ये इसमें दिखाया गया है। अब एक और डेटा इसी से जुड़ा और दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। ये देखिए अप एंड डाउन शेयर विद इन अर्बन इंडिया। अर्बन इंडिया में किस तरीके से हालात हुआ करते थे और क्या बन गए, ये आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। दरअसल इसे एक राजू परलेकर है, उन्होंने परुलेकर, उन्होंने इसे ट्वीट किया है और क्या लिखा? डियर कंट्रीमैन, यदि आप जिंदा और पढ़ रहे हैं तो पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद अपने काम पर वापस लौट जाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार हैं उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कैसे? वो विदेशों में अडानी के व्यापार को विस्तार और भारत में एक अधिकार में काफी बिजी नजर आ रहे हैं। 2019 की तुलना में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, भारतीय और निम्न वर्गीय परिवार है, वो अब उपभोक्ता के तौर पर उसमें गिरावट आई है। वो खरीदारी नहीं कर पा रहा, पैसा ही नहीं बच रहा उसके पास। किस किस को जिम्मेदार बताया इन्होंने बताया पहले नोटबंदी थी, फिर जीएसटी लिया है, उसके बाद कोविड-19 यानी कोरोना की महामारी थी। इसने पूरी तरह से मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार जो है उन्हें बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं दोनों ही वर्ग। यानी आप बहुत ज्यादा ही गरीब है, बात अलग है, सिर्फ अमीरों के मजे हैं। अमीरों के मतलब असम में अंबानी है, अडानी है, इनके मजे हैं बस। एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी जो है नेस्ले और ब्रिटानिया ने भी आशंका जताई। सरकार के लिए तैयार करती है जो फिक्की रिपोर्ट, उसमें भी ऐसी ही आशंकाएं सामने जताई गई थी। एक कांतार है, कांतार एक कंपनी है जो एक एजेंसी है जो लगातार सर्वे करती है, पूरा आकलन बताती है। उसके मुताबिक उसने बताया कि जो भारत के अंदर पैसे वाले लोग हैं वो खर्चा करने में आगे हैं। जैसे अभी आपने अंबानी साहब के बेटे की शादी देखी होगी, 5,000 करोड़ रुपए खर्च। लेकिन इन्होंने दावा किया जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो खरीदारी तक नहीं कर पा रहा, जरूरत के सामान के से ज्यादा वो कुछ नहीं खरीद पा रहा। ये हालात लाकर खड़े कर दिया आपकी अपनी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने। मैं खासकर ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जो कहते हैं कि 1,000 रुपए लीटर हो जाएगा पेट्रोल, लेकिन मोदी जी को वोट देंगे तो देखिए किस तरह के हालात हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का भी रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई, उसमें बताया कि 2023 की तुलना में 2024 में जो गाड़ियां बिकती थी, लोग अपने सपने पूरा करते थे कि अपने परिवार को, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने बच्चों को हम गाड़ी में बिठाएंगे, कम से कम उन्हें इस दौड़ भाग से बचाएंगे। 15.26% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी लाखों, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने इस सपने को त्याग दिया, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना ये सारे के सारे कि ये हुआ वो हुआ, तो ये दिखाना आपको जरूरी था। अब देखिए एक जाते जाते एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। पहले इंडिया टीवी का ये वीडियो देखिए जरा, क्या कह रहे हैं भाई साहब को सुनिए। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला। राजीव गांधी को जब 4 सीटें मिली थी तब भी नहीं मिला। नेहरू जी को 50% से ज्यादा है, नहीं मिला। लाल बहादुर शास्त्री को गलत जानकारी है आपकी। सर मुझे सही जानकारी है, एकदम गलत जानकारी। सर मैं तो कह रहा हूँ गूगल पर अभी चेक किया जाए। वो हो जाएगा। आगे एक चीज बताइए सर, अभी चेक किया। ये प्रदीप शर्मा जी हैं, इनके बारे में बताऊंगा अभी आपको, पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। और पप्पू यादव इन्हें टोक रहे हैं फिर भी मान नहीं रहे। इनका कहना है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश के अंदर जब तक का इतिहास है हमारा, जब से आजाद हुए उसके बाद से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री उन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें अकेले नरेंद्र मोदी साहब है जिन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले। एक बड़े पत्रकार है, उसके बाद भी ये क्या बोल रहे हैं। और पप्पू यादव मना कर रहे हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं, नेहरू जी को मिले थे, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिले थे, नहीं मान रहे। अब देखिए जरा, डेटा कहीं और का नहीं है, डेटा आप देखते ही समझ जाएंगे। ये 1984 के इलेक्शन का नतीजा है अमेठी का, जब राजीव गांधी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, कांग्रेस भाई प्रधानमंत्री पद के लिए भी थे वो। 83.67%, मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा यही होता है। यानी चाटुकारिता की हद इस कदर है कि कुछ भी आप अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार का चोला उड़ाकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इसे सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि वह दाढ़ी सफेद होने से कोई वरिष्ठ नहीं हो जाता, वरिष्ठ होने के लिए सच्चा भी होना पड़ता है। हमेशा झूठ परोसने वाले ये कथित वरिष्ठ पत्रकार की डिटाई देख लीजिए। मतलब इतना अहंकार कि ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि वे कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं।
जैसे 5वीं का बच्चा गूगल करके पकड़ ले। कुछ लोग कहते हैं कि इनका सम्मान करना चाहिए, न ज्ञान है, न सभ्यता, न संविधान और न संवेदना, न समझ है। अब इनके अहंकार का सम्मान कोई करे तो करे क्यों? बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि आंकड़ों का खेल है और इसी आंकड़ों की बाजीगरी में कदम कदम पर मोदी सरकार पकड़ी गई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।